अगर चाप की लंबाई बराबर है और उन पर केंद्र बिंदु पर बने हुए कोण आपको दे रखे हैं तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। हम जानते हैं चाप की लंबाई यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बराबर होता है रेडियस इनटू कोण, यही तो होता है त्रिज्या इनटू कोण। यानी कि अगर मैं चाप की लंबाई का रेडियस, त्रिज्या और एंगल से रिलेशन देखता हूं तो त्रिज्या इनटू कोण बराबर होता है चाप की लंबाई। तो जब दोनों चाप आपके बराबर है तो क्या मैं कह सकता हूं जब आपका चाप की लंबाई ही कांस्टेंट है तो r1 थीटा 1 और चाप की लंबाई r2 थीटा 2, अगर हम इसका रेशो देखना चाहते हैं तो ये बराबर है, बोला गया है चाप की लंबाई बराबर है। तो अगर आपको रेडियस का रेशो निकालना है तो वह किसके बराबर होगा, थीटा 2 अपॉन थीटा 1 के। तो आपका दूसरा कोण आपका 45 है, पहला कोण आपका 30 है, अनुपात आएगा 3:2, 15 दिया 45 और 15 दूनी 30। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। तो पता नहीं क्यों गलती आपने की और क्यों लगा है, दो संख्याओं का जो बीच का अंतर है वो 235 है। जब बड़ी संख्या को छोटी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 4 आता है और शेषफल 10 आता है। तो रिलेशन बताइए। मैंने कह दिया कि बड़ी संख्या x है और उन दोनों का जो डिफरेंस है वो 235 है, बस। अब बोला यह जा रहा है कि जब बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दिया जाता है तो 4 बार भाग गया और रिमाइंडर 10 आ गया। तो x की वैल्यू रख दो यहां पर। तो x की वैल्यू जब आप रखोगे 4y प्लस 10 माइनस का y बराबर 235, यहां से आपका 3y बराबर 225 और यहां से सॉल्व करने पर y बराबर आ जाएगा 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। तो y बराबर अगर 75 आ गया तो x बराबर कितना निकल कर आ जाएगा, तो 235 प्लस 75 और आपका सही उत्तर मुझे नजर आ रहा है कितना आ रहा है, 310। तो 310 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। एक्स वाई, एक्स थ्री वाई और 5z, अब ये रेशो सही थोड़ी है, ये रेशो सही है ही नहीं। तो सर सही रेशो क्या होगा, आप 5 और 3 15 का एलसीएम ले लो और एक का भाग दोगे तो आपका 15 आ जाएगा, 3 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 5 और 5 का भाग दोगे तो ये हो जाएगा 3। तो यह रेशो किसका है, ये एक्स वाई और जेड का रेशो है। अगर एक्स वाई जेड का रेशो ये है तो हमें क्या करना है, एक्स माइनस वाई प्लस का जेड। तो यानी कि यहां हम कह सकते हैं 18 में से 5 गए तो कितना आ जाएगा, 18 में से 5 गए तो 13 आएगा। तो y एक्स प्लस वाई, 20 में से 3 गए तो 17 आएगा। अब तो बात पकड़ में आ गई सर, 7। तो ऑप्शन नंबर ए आपका उत्तर हो जाएगा, है ना। आपसे बोला जा रहा है कि एबीसीडी आपका एक समांतर चतुर्भुज है सर। मैंने कहा ठीक है भाई होगा। तो एबीसीडी एक आपका समांतर चतुर्भुज है जैसा कि आपने यहां लिखा है, ए बी सी और डी। बोला जा रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है, बीडी का मध्य बिंदु आपका एम है, ठीक है। यानी कि आपने बोला एक बीडी है और उसका मिड पॉइंट आपका क्या है, एक एम है, ये मिड पॉइंट है जो कि बी और डी को समद्विभाजित करती है ना। मतलब बीडी है जो कि बी और डी को समद्विभाजित करती है, यानी कि इसको भी आपको बराबर भागों में बांट रही है और इसको भी बराबर भागों में बांट रही है। यानी कि ये आपका b/2 हो जाएगा, ये आपका d/2 हो जाएगा और ये आपका एंगल ए है ही, ठीक है ना। बी और डी को आपका क्या करती है, समद्विभाजित करती है। देखिए चलिए, बी और डी को समद्विभाजित करती है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना। और बोला गया है ए एम डी का मान बताइए, निकालते हैं भैया। ए एम डी, ये वाला एंगल क्या होने वाला है, कैसे निकालेंगे दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट समझने वाले हो और जिनको समझ में आता है वही समझने की कोशिश भी करेंगे। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आपका बीडी आपका बाइसेक्टर है डी और बी का, तो यहां पर हमारे सामने जो ए डी बी है वह ए बी डी के बराबर हो जाएगा। ए डी बी आपका ए बी डी के बराबर हो जाएगा। कारण क्या है सर, कारण यह है कि आपका जो ए बी है वह आपका ए डी के बराबर है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। यानी कि जो ट्राइंगल ए बी डी बन रहा है यह एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है,
क्यों सर आइसोसेलेस कैसे हो गया? कैसे हो गया आइसोसेलेस? अरे भाई साहब, जब आपके सामने यहां पर ये एंगल बाइसेक्टर बन रहा है और ये इसको मिड पॉइंट है, ये बराबर भागों में इसको बांट रहा है, तो क्या ये आइसोसेलेस नहीं हो जाएगा क्या? दो साइड आपके इक्वल है, बराबर भागों में वैसे ही बांटा जा रहा है और आपके सामने आइसोसेलेस हो जाएगा। तो यहां पर ये अगर आइसोसेलेस हो गया तो यहां पर सारी स्थिति साफ हो गई भाई साहब कि भाई ए बी बराबर आपका एडी हो गया, ए बी बराबर आपका एडी हो गया। अगर ए बी बराबर आपका एडी हो गया तो यहां पर हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो गया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो ये एज ए क्या काम करेगा? पैरेललोग्राम एक रोम्बस की तरह काम करेगा। पैरेललोग्राम एक रोम्बस की तरह काम करेगा और रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वह एक दूसरे को किस पर काटते हैं? 90 डिग्री पर। ये हुई ना बात। थीटा प्लस साइन 5 थीटा बराबर साइन 3 थीटा है। अब इसको कैसे सॉल्व करूं? ना कोई लॉजिक है ना कुछ है। बोले कैसे नहीं है लॉजिक भाई साहब? बिल्कुल है। यहां मैं इसको कैसे कर सकता हूं सॉल्व? यानी कि अगर मैं साइन थीटा को यहां रखता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं साइन 3 थीटा माइनस साइन 5 थीटा? कारण कारण तो 4 थीटा बनाने वाला है। ठीक है कि थीटा का मान क्या रख सकते हैं। तो जब मैंने ऐसा किया तो सर ये तो साइन सी माइनस साइन डी हो गया। हाँ हो गया। तो सॉल्व करें तो साइन थीटा बराबर, अगर मुझे मान लीजिए साइन सी माइनस साइन डी लगाना है तो क्या होता है बोल सकते हो कोई? सर ये होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई 2। लॉजिक है, दम है लॉजिक में, बिल्कुल है। अब रखेंगे यहां पर और क्या करेंगे? तो यहां पर मैं लिख सकता हूं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, यानी कि ये तो हो गया 4 थीटा और ये कितना हो जाएगा c माइनस डी बाई 2, यानी कि ये हो जाएगा साइन माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा बराबर 2 कॉस 4 थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, माइनस साइन थीटा हो गया, बिल्कुल ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं? सर चलने दीजिए। अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि ये अगर मतलब ये मल्टीपल में है, ध्यान रखना ये माइनस साइन थीटा मल्टीपल में, या फिर मैं यू कहूं तो ये ज्यादा उचित रहेगा कि यार यहां पर अगर मैं ऐसे लगा देता हूं ज्यादा बेटर है। क्यों सर? कट जाएगा, कट गया ना? हाँ कट गया। तो ये कितना आ गया -1/2। -1/2 किसके बराबर है? cos 4 थीटा के बराबर। आप मुझे बताइए अगर cos 4 थीटा -1/2 है तो 4 थीटा किसके बराबर होगा? 4 थीटा किसके बराबर होगा? 120 के बराबर। वेरी गुड। 180 माइनस 60 तभी पॉसिबल है, वरना पॉसिबल ही नहीं है। 180 माइनस 60 क्यों सर आपने ऐसा क्यों लिया? क्योंकि जो थीटा का इंटरवल है वो 0 से 90 के बीच में होना चाहिए। मैं 240 ले सकता था, 240 ले सकता था, हाँ ले सकता था, है ना? चलिए लेकिन वहां पर इंटरवल में नहीं आता ना। चलिए तो यहां से कितना आ गया? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। 13 से विभाजित 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के 8 से विभाजित होने पर भागफल ज्ञात कीजिए। बताओ। अब 13 से विभाजित होने वाली 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या के, तो 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है? 9999 ना, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो ये हो जाएगी 1000। तो 1000 में आपको ऐसी संख्या देखनी है जो 13 से विभाजित हो, तो क्या होगी? 13 सत्ते 51 में बचे 9 और 13 पंच 13 13 78, तो यानी कि अपन को 77 लेना है। तो 13 इंटू 77, तो 13 सत्ते 51 में 9, 13 सत्ते 51 में और 9 1001।
तो 1001 आपकी ऐसी संख्या हो गई जो आपके सामने इस तरह से आ गई। अब बोला गया है सबसे छोटी संख्या के 8 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप इस 1001 को 8 से विभाजित कर दो तो आपका शेषफल कितना आ रहा है। बोले सर 8 एकम 8 और शेषफल तो वैसे भी निकल कर आ जाएगा 125, सॉरी भागफल कितना होगा, तो 125 बार जाएगा ना। भागफल पूछा गया है, क्यों सर 125 बार क्यों जाएगा। बोले सर इसलिए जाएगा 125 बार क्योंकि 1000 में 8 का 125 बार ही जाता है। तो भागफल पूछा गया है तो यहां पर हमें केवल क्वोशिएंट बताना है और रिमाइंडर पूछेगा तो कितना आएगा 1। तो आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी।